नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बीस्टो न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत हम डेली करंट अफेयर वीडियोस पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एमसीक्यू को भी हम सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स वो हैं जिन पर यूपीएससी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको पता लगे कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसे यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है, देखिए, भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। दूसरा जो टॉपिक है वो वीएलसी मीडिया प्लेयर पर प्रतिबंध है। इस टॉपिक के अंतर्गत किसी भी ऑनलाइन कंटेंट पर कौन जो है रोक लगा सकता है, क्या एक प्रक्रिया है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो संयुक्त राष्ट्र महासागरीय जैविक विविधता संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी चल रही है, इस पर हम एक बात करेंगे कि हाई सीज क्या होते हैं। हाई सीज के अंदर जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नई संधि की बात क्यों चल रही है और यूएन क्लोज क्या है, राइट। इसके बाद चौथा टॉपिक है हर घर जल। हाल ही में जो गोवा है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने आप को हर घर जल से आप कह सकते हैं एक राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश को भी ये टैग मिला है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल जीवन मिशन ये क्या है, हर घर जल ये क्या है, इनको हम पढ़ेंगे। पांचवा टॉपिक तिलपिया जलीय कृषि परियोजना। हाल ही में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है, उनके द्वारा एक नई परियोजना पर काम शुरू किया जा रहा है जिसमें वो तिलपिया का जो एक्वाकल्चर है इसको प्रमोट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने इजराइल से बाकायदा तकनीकी हस्तांतरण पर काम किया है। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो आइए एक एक कर हम अपने टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है भारत में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। देखिए, ये कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास की पहली सीढ़ी वहाँ पर बनी हुई सड़कें होती हैं, राइट। तो अगर आपको अपने देश को डिजिटली अनेबल्ड करना है तो आपको एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। इस दिशा में भारत सरकार और साथ में आरबीआई के द्वारा भी काफ़ी कुछ काम किया जा रहा है। एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा डिजिटल बुनियादी ढांचा हो जो सबके लिए ओपन हो, एक्सेसिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। अगर इन विशेषताओं वाला एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाना है तो एक टेक्नोलॉजी का नेम आता है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। विशेषज्ञों का ये मानना है कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर जो है भारत में बनाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है, कुछ समस्याएं हैं, इसको हम समझेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बाकायदा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, भारत का क्या परिदृश्य है, इसको हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचा है वो भारत का जो डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है इसको बदल देगा। डिजिटल सेवाएं, प्लेटफॉर्म्स, सर्विसेज, इनके भविष्य को निर्धारित करेगा। इसके लिए जो भारत सरकार है और भारतीय रिजर्व बैंक है, वो जो व्यक्ति है, बाजार है, ठीक है, इनके बीच बातचीत को और ज़्यादा बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। ठीक बात है। तो मौजूदा समस्याएं क्या क्या हैं, क्यों हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पर बात करनी पड़ रही है। देखिए, हाल ही में जो विभिन्न डिजिटल अवसंरचनाएं हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं हैं, अलग अलग हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तहत हम समझ सकते हैं। जैसे पहले मान लीजिए एक पेटीएम का वॉलेट होता था, गूगल पे का वॉलेट होता था, राइट। तो आप क्या है, पेटीएम टू पेटीएम के वॉलेट में पैसा दे सकते थे, गूगल टू गूगल ही कर सकते थे। लेकिन ये कब की बात है, जब तक यूपीआई नहीं आया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के आने के बाद से चीज़ों के आपस में क्या इंटर ऑपरेटेबिलिटी, अंतर संचालनता हो गई है। अब आप देखिए, अपने पेटीएम वाली एप्लीकेशन के स्कैनर से गूगल पे के क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा वहाँ भी भेज सकते हैं। सही बात है। तो इसी तरीके से अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ डिजिटल अवसंरचनाएं हैं वो अलग अलग है, उनको एक करने की ज़रूरत है। तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता है ताकि उन्हें संवादी और अंतर संचालनीय बनाया जा सके। दूसरी समस्या ये है, देखिए, इंफॉर्मेशन तो काफ़ी उपलब्ध है लेकिन वो क्या है, अलग अलग प्रणालियों में है, और इसमें भी जो निजी सर्वर होते हैं वो ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं काम करते हैं। तो बेसिकली जो ये निजी डेटाबेस है, ठीक है, इससे हमें एक
सार्वजनिक डेटाबेस बनाना है, इंफॉर्मेशन को अवेलेबल टू ऑल कर देना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित अवसंरचना निर्माण करने की भारत को आवश्यकता है, ताकि इस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले इकोसिस्टम में भारत अपने आप को और आगे ले जा सके। राइट, तो 3 बातों को आप समझिएगा। पहला, भारत सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत को डिजिटली अनेबल बनाया जा सके। दूसरी बात, हाल ही में कुछ समस्याएं हैं, जैसे निजी सर्वर्स पे ज़्यादा डाटा है। इसके अलावा क्या है, अंतर संचालनीयता नहीं है। एकीकरण हमें करना है तो हमें एक नए बनाने की ज़रूरत है। जब नए बनाने की बात आती है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आता है कि इस पर आधारित हमें बनाना है। राइट, क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे ये ओपन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सेफ होता है क्योंकि क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है। इसमें एक बार जो ट्रांजैक्शन हो जाती है, एक बार जो डाटा का लेन देन हो जाता है, वो हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाता है। तो जैसे आपने सुना होगा, फाइलें क्या है, लॉस हो गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिजिटली जब एक बार कोई चीज़ रजिस्टर्ड हो गई, एक बार एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ गया, तो उसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीज़ें हम सरकारी कामकाज में ले आएंगे, कॉर्पोरेट्स में ले आएंगे, तो घपलेबाजी की संभावना भी क्या है, कम हो जाएंगी। राइट, तो इसका मतलब हमें ये बताओ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। इस पर यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था। तो देखिए, ब्लॉकचेन को इंटरनेट के बाद से ही सबसे महत्वपूर्ण इनोवेशन माना गया है। एक क्रांति हुई थी जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ था, उसी लेवल की एक दूसरी क्रांति मानी जाती है तब हुई जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है हमारे सामने आई थी। देखिए, शुरुआत में माना गया है कि बिटकॉइन का क्या है, एक बैकबोन है, ट्रांजैक्शन का एक अविनाशी डिजिटल सार्वजनिक खाता है जो सुरक्षित है, क्रिप्टोग्राफिक आधारित है। डिजिटल सार्वजनिक खाता जो कि अविनाशी एक बार मतलब कुछ चीज़ ऐड हो गई तो उसको आप फिर डिलीट नहीं कर सकते। सार्वजनिक है, सबके लिए है। ठीक है, दूसरा क्या है, विकेंद्रीकृत है, डिसेंट्रलाइज है, किसी एक का कंट्रोल इस पे नहीं होगा। देखिए, इसमें होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए ये एक चेन है, इस चेन के अंदर डिफरेंट नोड्स पे अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर आपका डी है। ठीक है, अगर कंप्यूटर ए और डी के बीच में कुछ डाटा का लेन देन होता है तो वो कंप्यूटर बी पर, कंप्यूटर सी पर, कंप्यूटर ई पर भी जाएगा। इन सब में वो रजिस्टर्ड होता है। तो इसीलिए यह क्या है, ये ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, और एक बार इसमें जो रजिस्टर्ड हो जाता है तो बेसिकली ये जो ब्लॉकचेन बन रही है, इसमें उसके नाम का एक ब्लॉक जुड़ जाता है, उसको फिर आप हटा नहीं सकते। ठीक बात है, तो इसलिए ये प्रेफरेबल है। इसके अलावा अलग अलग टेक्नोलॉजी भी आ रही है, जैसे वेब 3.0 आ रहा है, जिसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। उन सब चीज़ों को लेकर भी काम किया जा सकता है। दैट्स अ डिफरेंट जो आप कह सकते हैं पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, अकाउंटेबल हो गया। ठीक है, और इसमें अपरिवर्तनीय के जो सिद्धांत है इन पर ये काम करता है। राइट, अब देखिए, शुरुआत में माना जाता था ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे पता चला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इसे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, डाटा प्रबंधन पहचान करना हो, भुगतान की प्रोसेसिंग हो, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्राउड फंडिंग करनी हो, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में ड्रग्स की ट्रैकिंग करनी हो, लैंड रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट आदि बनाने हो। तो क्या होगा, इससे हमें बेसिकली बहुत सारे जो है अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। तो ये नाम आपको ना भी याद रहे, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना याद रहे कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूज हैं, तो आप एक प्रश्न कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कैसे। ठीक है, एक अनुमान ये लगाया गया है कि ब्लॉकचेन 2030 तक नए बिजनेसेस में दुनिया भर में 3.1 ट्रिलियन क्या है जनरेट करेगा। राइट, अब बात करते हैं कि अगर ये इतना अच्छा है तो भारत में क्या इसको लेकर कुछ काम हो रहा है। तो यस, देखिए, भारतीय परिदृश्य की अगर बात करें तो जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था है उसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था लगभग 14-50% क्या है शामिल है, और ये 2024 तक 20% तक पहुंचने का क्या है लक्ष्य रखा गया है। ठीक बात है, यहाँ पर देखिए, भारतीय फिनटेक इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। इसने 2014 से लेके अब तक लगभग 6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्या है आकर्षित किया है। यानी कि जो फाइनेंशियल, उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक पूरा मार्केट है, वो भारत में बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। ठीक बात है, डिजिटल भुगतान के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15% तक 2020 तक 500
मिलियन तक पहुंचने की क्या है उम्मीद है। तो ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा भी रिमोट वोटिंग को सक्षम बनाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की क्षमता का भी पता लगाया जा रहा है। यानी कि चुनाव आयोग जो है इस टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहा है। इसके अलावा आरबीआई के द्वारा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर काम किया जा रहा है। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है NIC, उनके द्वारा भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है जो सरकारी विभागों के काम को आसान करेगा। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात गांधीनगर में है, वहां पर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जा रहा है। सैंडबॉक्स क्या होता है मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप देखें तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो है इंडिया के लेवल पर हो रहा है। इंडिया की बात आती है वर्ल्ड के लेवल पे समझिए तो जो एस्टोनिया है, राइट, इसके अलावा जो ब्राज़ील है, चीन है, उन्होंने अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स बनाए हैं। ठीक है, जो बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट सर्विसेज को आम नागरिकों तक पहुँचाने जैसे काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें जो है की जा रही है। तो अगर मीन्स में प्रश्न बनता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है, भारत में इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताएं इनको आप लिख सकते हैं। वर्ल्ड के लेवल पर इन 3 कंट्रीज का नाम लेके आप एक केस स्टडी लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये तो हुई एक बात। अब हम देखते हैं कि बेसिकली इस पर यूपीएससी ने प्रश्न कैसा पूछा। 2020 में उन्होंने पूछ लिया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। ये क्या है, सार्वजनिक बही खाता है जिसका निरीक्षण हर कोई कर सकता है, किसी एकल उपयोगकर्ता द्वारा यह नियंत्रित नहीं होता है, राइट है। यही तो हमने समझा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, तो दिस इज राइट। फिर ये कह रहा है कि इसकी संरचना और इसका डिज़ाइन ऐसा है कि इसमें मौजूद सारा डाटा क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि मैंने आपको बोला था भले आपको एप्लीकेशंस के नाम याद ना हो, बस इतना पता हो कि क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी यूज़ हो सकते हैं। सिर्फ इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक बात है। फिर ये कह रहा है ब्लॉकचेन की बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर एप्लीकेशंस बिना किसी की अनुमति के विकसित किए जा सकते हैं। तो ये तो डिसेंट्रलाइज है ना, विकेंद्रीकृत है, हमने पढ़ा, तो किसी एक के कंट्रोल में भी नहीं है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो मतलब किसी की परमिशन लेने की जरूरत भी क्यों पड़ेगी भाई, राइट। ओपन नेटवर्क टाइप से ये काम करता है, ओपन सोर्स नेटवर्क के जैसे, ये भी ठीक हो गया, राइट। तो कौन सा सही है, तो देखिए केवल पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है, ठीक बात। दूसरा क्वेश्चन, VLC मीडिया प्लेयर पर प्रतिबंध। तो देखिए जो वीडियो लैन क्लाइंट VLC है, इसकी वेबसाइट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वेबसाइट पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी VLC को एप्पल जो ऐप है उसको गूगल या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या है, दरअसल VLC का कहना तो ये है कि सरकार ने हमें, भारतीय सरकार ने हमें फरवरी 2022 से ही बैन किया हुआ है। जब RTI वगैरह की एप्लीकेशन डाली गई तो मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया कि कोई जानकारी इस संबंध में नहीं है। हालांकि जब कुछ दिन पहले VLC की वेबसाइट को ओपन किया जा रहा था तो उसमें ये लिखा रहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है हमारा, उसकी अनुमति से क्या है, इसको बैन कर दिया गया। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल से नहीं दिया गया। हालांकि ऐप अगर आपके फ़ोन में है तो वो अभी भी चल रही होगी, आप शायद प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। वेबसाइट शायद एक्सेस नहीं हो रही, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक बात है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस पर बैन लगा क्यों है। तो देखिए चीन की तरफ से कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के मद्देनज़र इसको बैन किया गया है। माना जा रहा था कि चीन की तरफ से इस पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज़ करके कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है पोस्ट किए जा रहे थे। तो ये तो था कंटेक्स्ट, ये तो कोई नहीं पूछने वाला किसको बैन किया था। लेकिन आपको ये पता हो कि सरकार जो है क्या ऑनलाइन कंटेंट पर प्रतिबंध लगा सकती है कि वो आम नागरिकों को ना मिले? यस, लगा सकती है। एक एग्जाम्पल है, उससे पहले चीनी ऐप भी उन्होंने बैन किए थे। तो कब लगा सकती है, कैसे लगा सकती है, क्या प्रक्रिया है, ये हमें पढ़ना चाहिए। इससे पहले VLC इतना फेमस क्यों है, आपने भी देखा होगा, आपके फ़ोन में होगा, आपके लैपटॉप पे होगा, जहाँ पे आप वीडियोस को प्ले करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए ये भी एक मुक्त और खुला सोर्स है, आसानी से अन्य प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। अतिरिक्त कोडेक की आवश्यकता के बिना सभी फाइल स्वरूपों का क्या है, ये समर्थन करता है, ठीक बात है।
तो ये तो वीएलसी के बारे में। अब देखिए भारत में दो तरीके से ऑनलाइन कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला तरीका है कि कार्यपालिका के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। कार्यपालिका को शक्ति कहाँ से मिलती है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। तो ये जो धारा 69A है, ये सरकार को किसी मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था का हित या किसी को संज्ञेय अपराध करने के लिए आप उकसा रहे हो, इन सारी चीजों से रोकने के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित या होस्ट की गई जानकारी को जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरुद्ध करने का निर्देश देती है। तो एक तो जो एग्जीक्यूटिव है वो इसके तहत मिली पावर के तहत ऑनलाइन कंटेंट को रोक सकती है। दूसरा देखिए, न्यायपालिका ऐसे कर सकती है। न्यायपालिका किसी पीड़ित या वादी को प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए ऐसा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी बहुत सालों की मेहनत लगा के, और वो मार्केट में बिकने के लिए आई है। मार्केट में बिकेगी तो मुझे कुछ रॉयल्टी कमीशन मिलेगा, मेरी कमाई होगी। बट किसी ने उसकी पायरेटेड कॉपी को नेट पर जो है पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए डाल दिया है। अब सब जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे तो मेरी कमाई तो एक तरीके से खराब हो गई ना, मेरा कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ। तो कोर्ट जो है अगर मेरे दावे को सही पाता है तो मेरी बुक को इंटरनेट से हटाने का आदेश दे सकता है। तो न्यायपालिका ऐसा कर सकती है, कार्यपालिका ऐसा कर सकती है। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखिएगा कि जो केवल केंद्र सरकार है वो ऐसा कर सकती है, राज्य सरकारों के पास ऐसा जो है अधिकार नहीं है। ये देखिए, जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 उसकी धारा 69A के तहत कुछ आईटी नियम तैयार किए गए थे, आईटी नियम 2009, उसमें एक विस्तृत प्रक्रिया जो है दी गई है। तो वो प्रक्रिया क्या है समझ लेते हैं। मान लीजिए केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की किसी एजेंसी को कोई कंटेंट ब्लॉक कराना है, तो वो अपने नोडल अधिकारी को ऐसा कहते हैं। वो जो नोडल अधिकारी है वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित एक अधिकारी होगा, उसको अपना आदेश क्या है संप्रेषित करेगा। ये जो केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है ये एक समिति का सदस्य होता है और इसके द्वारा जो है अनुरोध की जांच की जाती है। उस समिति में और कौन कौन होते हैं तो देखिए, समिति में कानून और न्याय मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, गृह मामलों और सर्ट इनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। जो विचाराधीन कंटेंट है उसका जो निर्माता है या जो उसका होस्ट है उसको जवाब देने के लिए एक नोटिस भी जारी किया जाता है। ठीक बात है। उसके बाद समिति ये सिफारिश करती है कि जो नोडल अधिकारी ने कंटेंट हटाने का अनुरोध किया था उसको स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। समिति की सिफारिश के बाद जो मेटी है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनके द्वारा बेसिकली इसको अनुमोदित किया जाता है। तो नामी अधिकारी जो है कंटेंट को हटाने के लिए मध्यस्थ को निर्देश दे सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। इसमें से ये जो समिति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगेन 2017 में कुछ इसी थीम पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो थीम्स को रिपीट करते हैं। क्या उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो देखिए, सर्ट इन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी। 2014 में उन्होंने इसके तहत कुछ नियम निकाले थे। उन नियमों में दरअसल एक धारा थी जो कि धारा 12, उसका क्लॉज 1, उसका सब क्लॉज ए। उसमें ये कहा गया था अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई घटना होती है तो सर्ट इन को इन लोगों के द्वारा रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। कौन कौन वो लोग होंगे? सेवा प्रदाता होंगे, डाटा केंद्र होंगे, कॉर्पोरेट निकाय होंगे, मध्यस्थ होंगे। इन सब को अनिवार्य रूप से जो है रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों जो है हमारे सही है। तो अगर आपने इस बारे में एक बेसिक करंट अफेयर वीडियो जिसमें ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर की गई हो वो सुना होता तो यहाँ आंसर आराम से निकल सकता था। तो सही उत्तर चुनने की बात आती है तो डी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र है वो महासागरीय जैविक विविधता पर एक संधि बनाने की बात कर रहा है। देखिए 1989 में सीज को रेगुलेट करने के लिए यूएन क्लोज नाम की एक संस्था को बनाया गया।
उस यूएन क्लोज की संस्था के तहत जो हाई सीज होते हैं, ठीक है, जो उच्च समुद्र होते हैं, उनके जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, ये कहा गया कि अब हम एक संधि बनाएंगे। तो इसी के तहत 2018 से लगातार अंतर सरकारी सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें अन्य देशों के साथ भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि एक संधि बनाई जा सके। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाई सी क्या होते हैं, राइट। तो देखिए हाई सी होते क्या है, यहाँ पर आप देखिए, ये मान लीजिए आपका एक तटीय रेखा है और ये आपका समुद्र है। इसमें जो 12 मील तक की अगर मैं बात करूँ तो टेरिटोरियल वाटर इसको बोलते हैं। 35 या 36 मील की अगर मैं इससे बात करूँ तो इसको कॉन्टेजिनियस जोनिक बोलते हैं। इससे अगर तट रेखा से मैं 200 मील की बात करूँ तो ये मेरा क्या है, इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव जोन होता है। यहाँ तक किसी भी राष्ट्र के उस पानी पर, समुद्र के संसाधनों पर विशेष अधिकार होते हैं, माइनिंग वगैरह वो कर सकते हैं। कहाँ तक, इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव जोन पर। लेकिन जब आप 200 से आगे चले जाते हैं तो बाकी आगे का सारा समुद्र जो है आपका हाई सी कहलाता है। हाई सी क्या है, ग्लोबल कॉमन्स है। ग्लोबल कॉमन्स और क्या क्या है, स्पीस आपका ग्लोबल कॉमन्स है, अंटार्कटिका आपका ग्लोबल कॉमन्स है और हाई सीज आपके ग्लोबल कॉमन्स है। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर राष्ट्र के द्वारा इनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, इन पे अधिकार नहीं जताया जाएगा। सारे राष्ट्र इक्वली रूप से इसका उपयोग कर पाएंगे, सारे राष्ट्र इक्वली रूप से इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो हाई सीज को क्योंकि सबके द्वारा मिलकर रेगुलेट किया जाना है, इसीलिए ऐसे सम्मेलन बनाए जा रहे हैं जिसमें एक संधि को जो है बनाया जा सके, राइट। तो इसको आप समझ गए। अब देखिए, उच्च समुद्र जो है वो पृथ्वी के महासागरों का 2/3 हिस्सा बनाते हैं, जीवन के लिए उपलब्ध आवास का 90% उपलब्ध कराते हैं, मत्स्य पालन में हर साल 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का क्या है योगदान करते हैं। इसके अलावा मूल्यवान खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, तेल और गैस के भंडार की खोज के लिए भी ये क्या है, काफी प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अब ये जो संधि है ये बेसिकली क्या क्या जो है नियम कानून लाने वाली है। एक तो संधि उन क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को संबोधित करेगी जो राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की सीमा से परे हैं। दूसरा, ये समझौता उन कंपनियों के अधिकारों पर निर्णय करेगा जो जैविक संसाधनों की खोज का काम करती है। देखिए, कंपनीज हाई सीज के अंदर माइनिंग करती है, ना सिर्फ मिनरल्स की बल्कि जैविक संसाधनों की भी, जैसे समुद्र के फ्लोरा फ्योना की। क्यों? क्योंकि उससे फिर वो क्या बनाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं। वहाँ के कुछ सूक्ष्म जीवों को इंजीनियर करके वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। तो ये जो आप वहाँ की जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसको आप जो यूज़ कर रहे हो, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो वो कंपनीज जो इस सब काम में लगी हुई है उनको ये संधि जो है प्रभावित करेगी। जैसे जैव प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में जैसे जैसे प्रगति हो रही है तो कंपनियां अन्य जीवों में संभावनाएं तलाश रही हैं। कुछ ऐसे अज्ञात जीव हैं जो गहरे समुद्र में रहते हैं और दवा वगैरह के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। क्योंकि समुद्री जीवन पर पहले से ही औद्योगिक स्तर पर हम मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, माइनिंग वाली इंडस्ट्रीज हैं, इन सब की वजह से काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें ये संधि बेसिकली ज़रूर लानी चाहिए क्योंकि ये समुद्री सुरक्षा के लिए एक प्रयास हमारा माना जाएगा, राइट। आप देखिए, ये तो हुई कि चलो अब आप संधि अब लेके आ रहे हो, इससे पहले समुद्रों को कौन रेगुलेट करता था? तो देखिए, वर्तमान में उच्च समुद्रों का जो रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है, समुद्री कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यूएन क्लोज, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो समुद्र तल के खनन को और केबल बिछाने सहित अंतर्राष्ट्रीय जल में गतिविधियों को क्या है, रेगुलेट करता है। महासागरों में जैव विविधता की रक्षा या संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कोई व्यापक संधि मौजूद नहीं है। आप एक्टिविटीज को रेगुलेट तो कर रहे हो, बट जब बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन की बात आती है तो कोई स्पेसिफिक लॉ आपके पास नहीं है। इसीलिए संधि को लाने की क्या है, बात हो रही है। जब आ जाएगी तो हम इसको मोर डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब आइए इस पर एक प्रश्न बताइए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यूएन क्लोज ये निर्दिष्ट नहीं करता कि राज्यों को उच्च समुद्र जैविक विविधता का संरक्षण और स्थायी रूप से कैसे उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये नहीं करता है, तभी तो नई संधि ला रहे हैं। दिस इज राइट। भारत जो है यूएन क्लोज का सिग्नेचरी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इंडिया का एक डेलीगेशन इस संधि को बनाने वाले अंतर सरकारी सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब ही है कि भारत इसका सिग्नेचरी है, तभी तो जाके बात कर रहे हैं। तो दिस इज रॉन्ग।
फिर ये कह रहा है समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण क्या है, एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना यूएन क्लोज के द्वारा अभी समय से अगर उत्पन्न होने वाला कोई विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए की गई है। ये भी ठीक है। देखिए यूएन क्लोज के अंदर 3 संस्थान है, एक समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तेल प्राधिकरण है, एक महाद्वीपीय शेल्फ पर सीमाओं का आयोग है। तो ये क्या है, ये भी हमारा ठीक है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए बात करते हैं 4 टॉपिक की, हर घर जल। तो ये देखिए पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की प्रेस रिलीज थी। देखिए जो गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हैं वो देश के पहले हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। गोवा राज्य और ये जो यूटी है इनके सभी गांवों ने खुद को हर घर जल गांव जो है घोषित कर दिया है। यहाँ की ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके खुद को ऐसा घोषित कर दिया है। उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में हर एक घर ने अपनी सहमति जताई है। ठीक है, गोवा के सभी 2,63,000 ग्रामीण परिवार, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव के करीब 85,000 से अधिक गांव अब नल कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं और सुरक्षित पेयजल तक उनकी पहुंच हो गई है। यहाँ पे इस चीज को जो काम करने वाली एक समिति थी उसका नाम था ग्राम जल और स्वच्छता समिति। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हर घर जल कार्यक्रम के तहत जो विकसित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचा है उसका संचालन, रख रखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कई बार आ जाएगा ग्राम सभा, तो समिति है बेसिकली। ठीक, अब देखिए जल जीवन मिशन की पहले हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हर घर जल है वो इसी मिशन का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। 2024 तक सबको एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, ठीक है, एक क्या आपका फंक्शनल जो होम वाटर या फिर आप टैप कनेक्शन है उसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, क्या लिखा है, ग्रामीण परिवार को 55 लीटर पानी हर दिन मिल जाए, इस बात की परिकल्पना करता है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत ही आता है। उद्देश्य क्या है? तो एक तो जो मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियां हैं, जो मौजूदा पानी के कनेक्शन है, उनकी कार्य क्षमता सुनिश्चित हो जाए, पानी की गुणवत्ता की निगरानी हो, उसका परीक्षण हो और साथ में सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग किया जाए, पेयजल के सोर्सेस में वृद्धि की जाए, पेयजल की जो आपूर्ति प्रणाली है, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट है, इसका फिर से रीयूज करना है, इन सारी चीज़ों पर काम किया जाए। वर्षा जल को स्टोर किया जाए, पुनः जल पुनर्भरण किया जाए, पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल का प्रबंधन किया जाए। इन सब के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचा बनाना और विभिन्न सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं का साथ में अभिसरण करना, ये इसकी विशेषता है। ये जो मिशन है ये सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके प्रमुख घटक क्या है? सबको सूचना हो, उस हिसाब से एजुकेशन हो, फिर संचार हो। ठीक बात है। कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? मैंने आपको अभी बताया, जल समितियां, इंपॉर्टेंट है। जल समितियां ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, रखरखाव करती है। इसमें 10 से लेकर 15 तक सदस्य होते हैं। कम से कम 50% महिला सदस्य या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी शिक्षक आदि शामिल इसमें हो सकते हैं। राइट, इतना ध्यान रखिएगा। जो समितियां हैं वो सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक ग्राम कार्य योजना बनाती हैं। योजना को लागू करने के लिए ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फाइनल से किसकी? ग्राम सभा की। राइट, अब बात करते हैं फंडिंग पैटर्न। तो केंद्र और राज्यों के बीच कैसा पैटर्न है? जो हिमालय उत्तर पूर्वी राज्य है तो उसमें केंद्र देता है 90%, बाकी देते हैं 10%, लेकिन जो बाकी स्टेट है उनके लिए 50-50% है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% फंडिंग है। राइट, चलिए अब हर घर नल से जल। तो हर घर नल से जल की जो घोषणा थी वो वित्त मंत्री ने 19-20 के बजट में की थी। ये जल जीवन मिशन का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य, पहली बात तो वही है, फंक्शनल होम टैप कनेक्शन सबको देना। गुणवत्ता प्रभावित जो क्षेत्र है, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्र के जो गांव हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले जो गांव हैं उनमें उनको क्या प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, ग्राम पंचायत भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आरोग्य केंद्र हो, हर जगह नल कनेक्शन देना है और फिर नल कनेक्शन की कार्यात्मक क्षमता को हमेशा क्या है? निगरानी में रखना है।
राइट। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए किस तरीके से वो प्रश्न बनाते हैं। क्या है, भारत का जो 36% जिले हैं उनको केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा अति दोहित या गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए दरअसल हमारे यहाँ क्या है, ये जो सारा का सारा देश भर के क्षेत्र है इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो अति शोषित है, दूसरे गंभीर है, तीसरे कम गंभीर है। तो जो अति शोषित है उसमें भूजल पुनर्भरण की जो दर है वो निकालने से क्या है कम है, यानी कि आप निकाल ज़्यादा रहे हो पानी, उसमें डल ज़्यादा रहा है। और बेसिकली जो गंभीर स्थिति है उसमें जो भूजल दोहन पुनर्भरण है वो 90 से 100% है, और कम गंभीर मतलब थोड़ा सा बेटर है। भारत में दरअसल एक भूमि संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ये कहा था 2017 में भारत में जो अति शोषित वाला एरिया है ये लगभग 17% है, और यहाँ पे 36% दिया हुआ है। तो इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, राइट। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो CGWA है हमारी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। दिस इज राइट, इसी एक्ट के तहत किया गया था। फिर ये कह रहा है भारत में भूजल सिंचाई के तहत दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये बिल्कुल ठीक है, इंडिया ही में ऐसी एग्रीकल्चर होती है कि ग्राउंड वाटर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है। तो ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा ठीक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 5th टॉपिक, तिलपिया जलीय कृषि परियोजना। तो यहाँ पर देखिए जो पहले तो मैं इसका आपको बेसिकली कंटेक्स्ट बता देती हूँ। रिसेंटली जो हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, उन्होंने एक नए डोमेन में एंटर किया है। दरअसल वो जो तिलपिया की एक्वाकल्चर होती है, जलीय कृषि होती है, इसको फंडिंग देंगे। और ऐसा बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, इजराइल टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहे हैं। और वो एक्वाकल्चर किसकी कर रहे हैं, तिलपिया फिश की कर रहे हैं। इसी वजह से बेसिकली न्यूज़ में था, ठीक बात है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन करना, ये क्या होता है। देखिए एक्वाकल्चर है क्या, पहले तो ये पता भाई एक्वाकल्चर अगर किसी मछली का कर रहे हैं तो ये होता क्या है। देखिए जब किसी कंट्रोल्ड प्रोसेस में, जैसे आप खेती करते हो ना, इसी तरह एक कंट्रोल्ड प्रोसेस में जब आप एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को, जलीय जो जीव हैं उनको बेसिकली जब कल्टीवेट करते हैं तो इसको क्या है, वो भी खासकर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, इसको बेसिकली एक्वाकल्चर बोला जाता है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। तो देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से प्रेरित होकर प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने इजराइल प्रौद्योगिकी के साथ तिलपिया जलीय कृषि परियोजना को क्या है, समर्थन दिया है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ये टीबी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत क्या है, एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, पहले तो ये स्टार्ट हो तो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। सितंबर 2020 में इसको शुरू किया गया था, और मेरी एक प्रेडिक्शन ये है कि इस बार जो 2022 वाला मीन्स है उसमें इससे एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक बात है। इस योजना का उद्देश्य था कि 5 साल के लिए इसको लाया जाएगा और मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत विकास के माध्यम से ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति लेकर आना है। केंद्रीय बजट 19-20 में इसकी घोषणा की गई थी, और बेसिकली अम्ब्रेला योजना, इसके अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, राइट। उद्देश्य क्या है, तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। एक सतत, जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र का दोहन करना है। मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके लिए जन संसाधनों का कुशल प्रयोग करना है। फसलोत्तर प्रबंधन करना है। गुणवत्ता सुधार पर विचार करते हुए मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना है, और मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करना इसका उद्देश्य है। देखिए समग्र कृषि सकल मूल्य वर्धित और निर्यात में मत्स्यिकी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना है, राइट। एक नियामक ढांचे को विकसित करना है। देखिए बात की जाए तो लगभग 9% की औसत वार्षिक दर पर 24-25 तक मछली उत्पादन को 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की परिकल्पना इसके तहत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अगले 5 सालों में
निर्यात आय को दुगना करके 1 लाख करोड़ रुपए मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 55 लाख रोजगार के अवसर क्या है जनरेट करना है। राइट, तो काफी बड़े बड़े इसमें टारगेट रखे गए हैं। अब क्योंकि तिलपिया के एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो इसकी बात कर लेते हैं। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है और मछली खाद्य पदार्थों में काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। एक तो ये त्वरित वृद्धि कर लेती है, कम रख रखाव की इसको जरूरत होती है, इसलिए इसको जलीय चिकन भी कहते हैं। राइट, इसकी जो खेती है वो लवणीय जल में भी हो सकती है, तालाब या बंद प्रणाली में भी इसकी खेती क्या है की जा सकती है। राइट, तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स क्या है ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, भारत में मत्स्य पालन का क्या महत्व है इसकी बात कर लेते हैं। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% हिस्सा रखता है। देश का जो सकल मूल्य वर्धित जीवीए है उसमें 1.24% और जो एग्रीकल्चर का जीवीए है उसमें करीब 7.2% से अधिक का ये योगदान देता है। अगर एक्सपोर्ट कंट्री की बात की जाए तो इंडिया चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान भारत के द्वारा जो है दिया जाता है। राइट, ये जो क्षेत्र है ये आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको एक सनराइज सेक्टर भी हम बोलते हैं। जो उभरते हुए क्षेत्र होते हैं जिनमें ग्रोथ का काफ़ी आप कैसे स्कोप रहता है उनको सनराइज सेक्टर बोलते हैं। ये क्षेत्र करीब 5 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। देश के 28 मिलियन मछुआरे समुदायों की आजीविका को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली कारक के रूप में इस सेक्टर को जो है मान्यता भी दी गई है। ठीक है, इनडायरेक्टली इतने ज़्यादा लोग जो है इस पर जुड़े हुए हैं। तो ये जो सारा का सारा फैक्ट है प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही, इसको मेंस में भी आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर भी सवाल आता है तो यू कैन यूज दीज ऑल फैक्ट्स। राइट, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, इससे क्या मतलब है? नीचे से स्टार्ट करते हैं। जो समुद्री घास है, मैंग्रोव है, सॉल्ट मॉसेस है, उनके संरक्षण के द्वारा कार्बन सिंक का निर्माण करते हुए जलवायु उद्देश्यों की प्राप्ति में ब्लू कार्बन के योगदान को दर्शाता है, या फिर देश में जल संरक्षण के लिए विभिन्न हितधारकों के सहयोग से प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर ये जल क्रांति को दर्शाता है, या देश में पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण के क्षेत्र में उपयोग की जाने प्रौद्योगिकी क्रांति को दर्शाता है, या फिर जलीय कृषि मत्स्य पालन संसाधनों में मत्स्य उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाने पर ये केंद्रित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है ब्लू रिवॉल्यूशन। ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा है तो यू मस्ट नो द आंसर। सो आपको ये जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। राइट, तो यहाँ पे देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ हम लोगों से कनेक्ट रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।